नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल यात्रा का हम ले रहे हैं जायजा। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। और इसलिए हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे स्वप्न दृष्टा हैं जो सिर्फ सपने देखते नहीं बल्कि उसे सरजमी पर उतारने के लिए पसीना भी बहाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपनी काबिलियत साबित की और अब प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भविष्य की योजनाएं बनाने में जुटे हैं। महज अपनी या अपने राष्ट्र की कीमत पर नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के आशियाने भी रोशन हो, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही उनकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। मसलन पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाना यदि सिर्फ शुरुआत भर थी, तो नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के बाद ये साफ हो चला था कि प्रधानमंत्री अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने को आतुर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती को परवान चढ़ाने और नए सिरे से उसे परिभाषित करने के लिए नेपाल यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आते आते 17 साल लग गए। यह अखरता है। मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा और भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। दो भाई समान पड़ोसी भारत और नेपाल दोनों मुल्क अपने भूगोल की वजह से जितने करीब हैं, उससे कहीं ज्यादा निकटता इतिहास, संस्कृति और जन दर जन सहयोग यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की वजह से भी है। नेपाल का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। अयोध्या के राजकुमार राम की अर्धांगिनी जनक नंदिनी सीता का मैके जनकपुर है। मिथिला नरेश राजा जनक और अयोध्या के राजा दशरथ की रिश्तेदारी दोनों देशों के पुराने संबंधों की कहानी बयां करते हैं। और तो और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ, जबकि बोध गया बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नरेंद्र मोदी ने ज्यों ही नेपाल की सरजमी पर कदम रखा, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला खुद भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े नजर आए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर एक नन्ही सी जान प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ का इंतजार कर रही थी, जो सबसे अधिक संख्या में विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के ऑटोग्राफ लेने का एक अनूठा कीर्तिमान बनाने के लिए प्रयासरत है। काठमांडू के केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ने वाली मानसी शर्मा को ऑटोग्राफ देकर नरेंद्र मोदी ने लिखा कि छोटी बच्ची, बड़े होकर मानवता की सेवा करो, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सेवा ही धर्म है। नेपाल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ मकसद थे, तो ये दौरा उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्यक्रम जीत बहादुर के परिवार से मिलने का था। जीत बहादुर भटक कर 16 साल पहले अहमदाबाद पहुंचा। किस्मत ने उसे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलवा दिया। जीत बहादुर का बचपन नरेंद्र मोदी के आंगन में बीतने लगा।
तब से आज तक नरेंद्र मोदी एक अभिभावक के तौर पर उसकी परवरिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा का सूत्रधार जीत बहादुर भी है, जिसे अपने परिवार से मिलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने उठा रखी थी। पीएम मोदी जीत को दिल्ली से लेकर काठमांडू पहुंचे और जीत बहादुर को परिवार के हवाले कर दिया। जीत बहादुर की माता, बड़े भाई और भाभी नवलपरासी जिले में अपने गांव से जीत बहादुर को लेने काठमांडू आए थे। बड़े भाई ने घर का पता लगाया, तो घर का पता लगाया तो क्या हुआ कि हाँ, घर से तो थोड़ा पता चला कि हाँ मेरा बेटा है ये, और यहाँ से भी पता चला हाँ आपका बेटा है यहाँ पे ये है। लेकिन बड़े भाई ने फिर भी मेरे घर वालों को विश्वास ना करते हुए उन्होंने पूछा क्या निशानी है आपके बच्चे की, कैसे कह सकते हो कि यह आपके ही बच्चा है। तो मेरे मम्मी और मेरे परिवार वालों को तो पता ही होगा कि हाँ मेरे में क्या क्या पॉइंट है। तो मेरे मम्मी ने वहाँ से बताया कि मेरे बच्चे के बाएं पाँव में लास्ट 2 उंगली जुड़ी है, अब है भी। तो बड़े भाई ने दूसरी जगह रहते हुए भी उन्होंने खुद पूछा कि हाँ जी तुम्हारा ऐसा है। तो एकदम मैं ज़बरदस्त यूँ हुआ कि आपको कैसे पता चला, मतलब मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मेरे को मन में हुआ कि बड़े भाई को कैसे पता चला। तो फिर धीरे से बड़े भाई ने बताया कि हाँ ये घर से ये सब इन्फॉर्मेशन आया है और तेरा घर का पता चला है। तो ये करके तो तुरंत ही ये सब मिलने के बाद बड़े भाई ने मेरे को घर पे जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके बड़े भाई ने घर जाने के इंतजाम किया। भारत के प्रधानमंत्री का नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात पहला आधिकारिक कार्यक्रम था, जिसमें दोनों मुल्कों के आपसी हितों को खंगालने की तस्वीर पेश की गई। खास तौर से नेपाल में जारी शांति प्रक्रिया और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास भारत के पड़ोसियों के लिए भी प्रासंगिक है। भारत और नेपाल के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें पहला समझौता पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए था। दूसरा समझौता घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए था, जिसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तीसरा समझौता दूरदर्शन और नेपाल टीवी के बीच सहयोग को लेकर हुआ। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना स्वागत नेपाल के राजनेताओं ने किया, नेपाल की जनता तो उससे भी 2 कदम आगे नजर आई। मोदी जिस रास्ते से भी गुजरे, लोग बाग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। काठमांडू की सड़कों पर नेपाल की जनता ने जिस तरह नरेंद्र मोदी का जय जयकार किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। ऐसा अमूमन देखने को कम मिलता है जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क में भीड़ देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हों और जनता के साथ सीधा संवाद करते हों। लेकिन काठमांडू में ये नज़ारा देखने को मिला तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ देखकर अपना काफिला रोक दिया। उनका वो जो भाषण करने का वो तरीका है, वो स्टाइल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैंने टीवी में भी देखा था, इसलिए मुझे तो नेपाल और भारत का जो संबंध था ना, वो और भी गहरा हो जाएगा। मोदी साहब के नेपाल में आने से बड़े भाई का छोटे भाई से रिश्ता कायम हुआ है। नेपाल और इंडिया के जो संबंध है और गाढ़ा होता जाए और हम लोग का धर्म संस्कृति भी वो जोगाए रखे। इंडिया के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया तो नेपाल के लिए भी वो अच्छा ही करेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला नेपाल की संसद सह संविधान सभा की ओर पहुंचा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे विदेशी और विरले नेता हैं जिन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया और हिट का फॉर्मूला दिया। हिट यानी हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज, ये तीनों वो मूल मंत्र हैं जिसके सहारे नेपाल में विकास की गंगा बहाई जा सकती है। मेरे मन में आया, मैंने कहा नेपाल को हिट करें। मुझे लगा मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। ये कौन होता है हिट करने वाला? लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में 3 प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत
ये जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, हाईवेज इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए, नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, हाईवेज चाहिए और ट्रांसवेज, ट्रांसमिशन लाइंस। हिंदी में भाषण शुरू करने से पहले मोदी ने नेपाली में कहा कि मैं इस सुंदर देश में एक मित्र की तरह लौटा हूं और प्रधानमंत्री के रूप में यहां आने से खुश हूं। मैं नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धैर्य धैर्य वर्ष अघि एक पथिक या तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिए। यो भनाई कि एक पटक तपाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यन्त सम्बन्धमा बदलिन्छ। प्रथमतः यस सुन्दर देशको साथीको रूपमा म फेरि फर्केर आएको छु। भारतको प्रधानमंत्री को हैसियत में पुनः आउन पाउँदा वास्तव में मैले भाग्यशाली महसूस गर्छु। संविधान सभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य से लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा एक बैरियर नहीं बल्कि संपर्क सेतु बनना चाहिए। वाकई भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर खुली सीमाएं हैं जो सरहद पर कतई दीवार नहीं खड़ी करती बल्कि दिलों के बीच दूरियां घटाती हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता ऋण प्रदान करने की घोषणा भी की। साथ ही बिजली का आपूर्ति बढ़ाकर दोगुना करने और तेल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनें बिछाए जाने का ऐलान भी किया। हमारे लिए बॉर्डर जो है वो बैरियर नहीं हो सकती, बॉर्डर ब्रिज बनना चाहिए। अगर महाकाली नदी पर ब्रिज बन जाए तो मेरे और आपके बीच की दूरी बहुत खत्म हो जाएगी। आप एकदम हमारे पास आ जाएंगे। आज हमें घूम घाम करके पहुंचना पड़ता है, महाकाली नदी पर ब्रिज बन गया तो हमारी दूरियां कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता ऋण प्रदान करने की घोषणा भी की। साथ ही बिजली का आपूर्ति बढ़ाकर दोगुना करने और तेल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनें बिछाए जाने का ऐलान भी किया। नेपाल के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की घोषणा के बाद नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत आध्यात्मिक और साहसिक दोनों प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की मदद करेगा। बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते। आपका पानी, और वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी, पहाड़ में जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ, चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहां रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है।
वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। हम आपकी पानी और बिजली लेने नहीं आए हैं बल्कि खरीदने आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद में अपने उद्बोधन में जब ये कहा तो पूरा संसद तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। वजह यही रही कि कहीं ना कहीं नेपाल को आर्थिक समृद्धि की राह पर लाने के लिए, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इन मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत अरसे से महसूस की जाती रही है। उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद कि संविधान का निर्माण हो या नेपाल को आर्थिक समृद्धि की राह पर लाने का मामला, भारत नेपाल को पूरा सहयोग करे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का काम नेपाल के काम में दखल देना नहीं है। भारत नेपाल को हिमालय जैसी ऊंचाई पर देखना चाहता है। उन्होंने नेपाल में संविधान निर्माण की कवायद को जायज ठहराया और कहा कि विश्व को हिंसा से मुक्ति का मार्ग बुद्ध की भूमि नेपाल से ही मिलेगा। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो युद्ध से बुद्ध की ओर प्रयाण किया है, और इस सदन में आपकी मौजूदगी युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है, और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। संविधान सभा में नरेंद्र मोदी के भाषण ने नेपाल के हर आम और खास का दिल जीत लिया। नरेंद्र मोदी की ओजस्वी भाषण का आलम यह था कि नेपाल की 601 सदस्यीय संविधान सभा में मेजों की थपथपाहट से पूरा सदन गुंजायमान हो गया। It's a historical one. It has, and his speech was inspiring and heart-touching one, and I believe that it has strengthened and it will work as a basis on which the relation between the two countries will be strengthened further. So, in one word, to say it was a इंस्पायरिंग एंड हार्ट टचिंग स्पीच। नेपाल में संविधान बनाने की बात, नेपाल में जो हिंसा से मुक्त होकर के शांतिपूर्ण रास्ते से एक संदेश देने की बात और विकास की बात, इतनी बेबाकी से उन्होंने खुले मन से बोला। लगा ही नहीं कि वो एक भारतीय नेता की तरह बोल रहे हो, लगा ही नहीं, लगा रहा है कुछ अपना आदमी बोल रहा है। संविधान निर्माण करने के लिए ऋषि मन होना चाहिए, सबको समेटना चाहिए। तो ये हमको लगता है कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज व्यवस्थापिका संसद को दिया है, और उसी मार्ग पर नेपाल को विकास को हिमालय की ऊंचाई की तरह ऊंचा करने में भारत का सहयोग और भारत का प्रधानमंत्री के तरफ से जो उन्होंने कहा कि कंधा में कंधा मिलाकर के आगे चलने के लिए हम तैयार हैं, तो ये हमको लगता है बहुत स्वागत योग्य है। 3 अगस्त की शाम भारत के राजदूत द्वारा आयोजित भोज में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जिसमें नेपाल के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के रात्रि भोज में भी शामिल हुए। नेपाल में जल स्रोत से बिजली उत्पादन करने का बहुत पोटेंशियल है, और भारत, जैसे आप जानते हैं, भारत को बिजली की आवश्यकता है। तो इस एरिया में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट अगर हम लोग कोऑपरेट करें तो मुझे लगता है दोनों देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी इसमें कोऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो पंचेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें आगे बढ़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि नेपाल चाहता है तो भारत दोनों देशों के बीच हुए 1950 की संधि को लेकर उनके सुझावों पर गौर फरमाएगा। जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे थे, वो कई बार उतरे अपनी गाड़ी से, सड़क के बीच आए, भीड़ में, लोगों की भीड़ में पहुंचे और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं एक जो मकसद लेकर प्रधानमंत्री आए थे, जो उनको उम्मीद थी और जो नेपाल को उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही हैं। अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में अपनी यात्रा के दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा के आखिरी दिन सदियों पुराने और विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए नेपाल के लोक कलाकार पारंपरिक धुन बजा रहे थे। ऐसी मान्यता है कि सावन की आखिरी सोमवारी को भोलेनाथ के दर्शन से मनोरथ सिद्ध होते हैं। 6000 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। उस वक्त का ये मंदिर है जब महाभारत काल था, उस वक्त का मंदिर है। और जो 51 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ये मंदिर है। कुछ लोगों की यहाँ तक मान्यता है कि जहाँ पशुपतिनाथ मंदिर जो महादेव का मंदिर है, भगवान महादेव का मंदिर है, वो उनके महादेव के नीचे कहीं ना कहीं पारस मणि भी पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसे शक्ति पीठ भी माना जाता है, खासा धार्मिक महत्व है। बागमती नदी की गोद में बसा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में स्थित है। मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। भगवा वस्त्र पहने मोदी मंदिर से रुद्राक्ष की माला पहने हुए निकले। मोदी ने लिखा कि पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ, वाराणसी सब एक ही हैं। मैं अत्यंत भावुक हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि पशुपतिनाथ का आशीर्वाद दोनों देशों को मिलता रहेगा। मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में लोग नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री ने मित्र देश में अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और गाड़ी रोककर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। एकदम खुशी, मैं असाध्य खुशी छु। ये हमारे देश नेपाल के लिए बहुत गौरव की बात है और हम लोग बहुत खुशी हैं। नेपाल के लोग जो साथ देखने को मिला बहुत ज़्यादा है और इससे दोनों देशों को फायदा होगा आने वाले दिनों में और जो संबंध है और गहरा होगा। ये फर्स्ट टाइम है नेपाल के इतिहास में कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का नेपाल स्वागत करने का सक्षम रखता है। जो समझौता वो दूसरी बात है, लेकिन नेपाली जनता का ये गौरव है कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री का स्वागत करने का हिम्मत रखता है नेपाल। हमारा देश में सब कुछ है लेकिन हमारा पॉलिटिशियन थोड़ा अच्छा नहीं है, इस्टेब्लिश नहीं है। हमारे भारत और नेपाल से हम लोग आशा करते हैं मजबूत संबंध बनेंगे, जो कि बहुत बढ़िया संबंधों को भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे देश को गर्व होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो कि निस्वार्थ भावना से सब देश की सेवा कर रहा है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। एकदम खुशी लग रहा था। We're very close to each other. Our culture, the people are very close to each other. And so the first thing is that we're really excited because after a long time our neighbor's Prime Minister is coming. पशुपतिनाथ के दरबार से नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के दरबार में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव से गुफ्तगू करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच नेपाल के संविधान और विकास के एजेंडे पर बातचीत हुई। नेपाल के राष्ट्रपति ने हाल के चुनावों में मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी। क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद और मधुर होंगे? लास्ट 6 डिकेड में संस्थागत नहीं कर पाए, हमारी दुख की बात है जो हम लोकतंत्र को संस्थागत नहीं कर पाए। हमें खुशी है कि भारतवर्ष संसार के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और इस रीजन में लोकतंत्र की गाड़ी 65-66 वर्ष से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर लोकतंत्र की इस बार जो हमें विश्वास है कि हम इसको संस्थागत कर पाएंगे, हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारतवर्ष में जो इस बार जो थम्पिंग मेजॉरिटी से वो आए हैं और यहाँ आकर के जो नेपाल की जनता को जो आकांक्षाएं और विश्वास जो उन्होंने जगाया, तो लोगों का है जो भारतवर्ष स्टेबलाइज है, नेपाल के स्टेबलाइजेशन के लिए हमें जो सद्भाव सहयोग मिला है वो नरेंद्र मोदी जी का स्टेबल सरकार है। और नेपाल में भी हमें सद्भाव मिलते रहे, हम स्टेबलाइज करें अपने देश को, उसमें विकास
और सबसे बड़ी संविधान, ये दो बातें में उनका हमें सद्भाव और सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री ने नेपाल को 4C यानी 4 का फार्मूला दिया: सहयोग, संपर्क, संस्कृति, संविधान। ऐसे में नेपाल का भी आश्वासन मिला कि नेपाली भूमि का भारतीय हितों के खिलाफ उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि दल के लिए नहीं, देश के लिए काम करें। प्रधानमंत्री की अपील का असर ऐसा हुआ कि हर कोई उनके मुरीद बन बैठे। We will support his initiative, and because we are in a very delicate and sensitive transition period, the peace process and constitution making process for political stability in Nepal, both this peace process should be concluded in a very successful manner, and the constitution should be drafted according to the aspiration of the people. सरकार बन जाने के बाद भी अभी तक संविधान का यहाँ निर्माण नहीं हो पाया। लगता नहीं है कि कुछ इच्छा शक्ति की ऐसी कमी रही होगी जिसके कारण सरकारें बन गई, राजशाही खत्म हो गई, लेकिन संविधान का निर्माण नहीं हो पाया। नहीं, इस बार हम संविधान बनाएंगे। जो हम जिस समय में माघाट थे, जो संविधान बनाने की घोषणा करने की बात है, हमारा हौसला और उत्साह, हमारा डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शुभकामना दी है कि आप संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान बनाने में सफल। पिछले 17 साल से देखा जाए तो एक गतिहीन अवस्था में थी और दिशाहीन अवस्था में थी, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के एक गतिशीलता और एक दिशा प्रदान करने की कोशिश की है। उन्होंने हिमालय से लेकर के, पहाड़ से लेकर के तराई मधेश जो हम लोग कहते हैं, इन तीनों को किस तरह से डेवलप किया जाए। लेट अस थिंक प्रैक्टिकली, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ट्रेड होना चाहिए दो देश के बीच में, और अब संकीर्णताएं छोड़ी जाए। अब इसको नए ढंग से नेपाल को लेके चलना है। नेपाल में अब तक जल प्रबंधन की कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है ताकि पानी का इस्तेमाल कृषि योग्य भूमि के लिए की जाए या पानी से बिजली तैयार कर नेपाल को आर्थिक रूप से उन्नत बनाया जाए। पानी की वजह से उत्तरी बिहार के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता रहा है। नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री से बाढ़ जैसी भयावह समस्या पर भी माथापच्ची की। कोसी बांध टूटने से नेपाल का थोड़ा भूभाग का नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में तो काफ़ी नुकसान हुआ। इसीलिए चूड़े संरक्षण के साथ दोनों देश में मिलकर है न सिंचाई और तटबंध के लिए एक लंबा प्लानिंग जो है वो प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाए। सोमनाथ का भक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी से विजय हासिल करके पशुपतिनाथ तक की यात्रा का मकसद सिर्फ मत्था टेकना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों की नई इबारत लिखकर रोजगार के नए अवसर तलाशना भी है, क्योंकि नेपाल के 60 लाख से भी अधिक युवा भारत में रोजगार करते हैं। नेपाल के एक बड़े तबके का व्यापार भारत के साथ होता है, लिहाजा कभी माओवादी हिंसा की चपेट में रहे नेपाल को नरेंद्र मोदी के विजन के सहारे आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, जिसे नेपाल शायद गंवाना नहीं चाहेगा। भारत की कोशिश रहेगी कि सार्क देशों की बादशाहत उसके नाम रहे। ऐसे में सभी की निगाहें आने वाले दिनों में नेपाल में होने वाले सार्क सम्मेलन पर टिकी रहेंगी, जहां भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में नई कहानी लिखी जा सकती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।